हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसएमई सेक्टर के बारे में। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो कौन से एंटरप्राइज, कौन से उद्योग माइक्रो के कैटेगरी में आएंगे, कौन से उद्योग, कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल के कैटेगरी में आएगी, कौन सी इंडस्ट्री मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगी, ये हम लोग देखेंगे। ये गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। फिर देखेंगे व्हाट आर द इश्यूज विद दिस एमएसएमई सेक्टर, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट द एमएसएमई सेक्टर। क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे हम ऐसे उद्योग, ऐसे एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं। देखो, एक तो होती है हैवी इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया। फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जैसे कि ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है। लेकिन माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज है, जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है जो अचार बना रही है, पिकल बना रही है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है वो पापड़ बना रही है, कोई इंडस्ट्री है जो अगरबत्ती बना रही है, फिर आपके आसपास जो ब्यूटी पार्लर है, जो सैलॉन है, आप जो टेलर के पास जाते हो, वो भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज में आ जाएगा। जो इंडस्ट्री जो पैक्ड फूड बना रही है, जैसे कि आप जो लेस कुरकुरे खाते हो, ये सब क्या है? ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या बिजनेस जो है एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किया है, जैसे कि देखो, लेदर प्रोडक्ट्स, मोल्डिंग, दिस इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स लाइक कोम्स, अम्ब्रेला फ्रेम्स, प्लास्टिक टॉयज, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नेचुरल फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आप देखते हो, वो भी एमएसएमई के कैटेगरी में आते हैं। जेरोक्सिंग, जो आप जेरोक्स कराने जा रहे हो, जो आप ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, ऑटो रिपेयर सर्विसेज, एक्सरे क्लिनिक्स, टेलरिंग, टेस्टिंग लैब्स फॉर इंडस्ट्रीज, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, इस तरह के बिजनेस जो है वो एमएसएमई के कैटेगरी में आते हैं। और भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन किया गया था एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। ये गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन किया गया था सबसे पहली बार कब? अंडर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। इस एक्ट द्वारा गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को डिफाइन किया था। किस हिसाब से डिफाइन किया था? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है एमएसएमई के लिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या डेफिनेशन थी एमएसएमई के लिए? पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए अलग डेफिनेशन थी और सर्विसेज एंटरप्राइज के लिए अलग डेफिनेशन थी। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज मतलब जो ऐसे एंटरप्राइज जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। सपोज मैंने एक फैक्ट्री खोला जो कि फर्नीचर बनाता है, टेबल बनाता है, चेयर बनाता है, बेड बनाता है, सोफा बनाता है, मतलब कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर्विस एंटरप्राइज मतलब कि सर्विसेज ऑफर करना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो वो सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आप अगर क्या बोलते हैं, सैलॉन जा रहे हो, ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, तो वो भी सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। आप जो हॉस्पिटल जा रहे हो, जो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल कर रहे हो, सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए और सर्विसेज एंटरप्राइज के लिए अलग अलग डेफिनेशन थी। यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप कोई इंटरप्राइज खोल रहे हो, अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो, उसमें जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो? प्लांट और मशीनरी में। अगर आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हो तो आप मशीन लगाओगे, आप प्लांट लगाओगे, तभी तो आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे। तो अगर जब आप फैक्ट्री खोल रहे हो और फैक्ट्री खोलते टाइम अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री खोलते टाइम अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 25 लाख है, तब आप आओगे माइक्रो एंटरप्राइज के कैटेगरी में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इज लेस देन 5 करोड़, देन यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन 10 करोड़, देन यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, सर्विसेज एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट
अगर आप एक्सरे कराने जा रहे हो तो एक्सरे मशीन वो इक्विपमेंट में आएगा, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट था। फिर अगर आप जैसे ब्यूटी पार्लर जा रहे हो तो वो लोग स्पा प्रोवाइड करते हैं, जो स्टीम मशीन जो लगाए रहते हैं स्टीम आपको प्रोवाइड करने के लिए, वो इक्विपमेंट, मतलब आप इक्विपमेंट में कितना जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो, अपना हॉस्पिटल खोल रहे हो, तो आप इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 लाख तो आप आ जाओगे माइक्रो इंटरप्राइज की कैटेगरी में। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 2 करोड़ स्मॉल इंटरप्राइज, इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 5 करोड़ मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, अभी जो रिवाइज डेफिनेशन है जो कि 2020 में रिवाइज की गई थी, उसके अनुसार एमएसएमई को किस तरह से डिफाइन किया गया। देखो पहले क्या था, पहले मैन्युफैक्चरिंग और इंटरप्राइज के लिए अलग था, सॉरी पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग डेफिनेशन था एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए एक ही डेफिनेशन है। ठीक है, और पहले जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिर्फ डिफाइन किया जा रहा था, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन प्लांट एंड मशीनरी, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन इक्विपमेंट, उस हिसाब से डिफाइन किया जा रहा था। लेकिन अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट को नहीं देखा जा रहा है, टर्नओवर को भी कंसिडर किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डिफाइन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पूरे साल में आपका कितना टर्नओवर है उस हिसाब से। ठीक है, तो देखो इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ एंड द टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़ इन अ पर्टिकुलर ईयर, देन यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इंटरप्राइज। स्मॉल इंटरप्राइज, अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है एंड टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ तो फिर स्मॉल इंटरप्राइज। मीडियम इंटरप्राइज, इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़, देन यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की। पहले क्या डेफिनेशन थी जो कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 द्वारा दी गई थी। रिवाइज डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को अलग नहीं लिया गया है, एक ही लिया गया है, उसके बाद डिफाइन किया गया है। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेकर डिफाइन किया जाता था, अब इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों को देखा जाता है इन ऑर्डर टू डिफाइन एमएसएमई। ठीक, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, ये कंपनीज जो अचार बनाती है, अगरबत्ती बनाती है, पापड़ बनाती है, ये जो ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, जो किराना दुकान है, जो आप आटा चक्की में जाते हो आटा पिसाने, ये जो भी छोटे छोटे उद्योग है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये है कि दे एज पर 73rd राउंड ऑफ NSSO रिपोर्ट, estimated number of workers in MSME sector was 11.10 करोड़। तो इतने लोग को ये एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रोवाइड करती है MSME सेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या देखो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, अराउंड 30%। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अनुसार, इस डेटा के अनुसार द कंट्रीब्यूशन ऑफ MSME सेक्टर इन द जीडीपी इज अराउंड 30.5%। ये जो है ये रीसेंट डेटा है। ठीक है, फॉर द ईयर 2018 to 19 एंड 2019 to 20। तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, अराउंड 30% कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को प्रोवाइड कर रही है, रोजगार कितने लोगों को प्रोवाइड कर रही है, अराउंड 11 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड कर रही है एमएसएमई सेक्टर। ये जो छोटे छोटे उद्योग है, ये छोटे छोटी कंपनीज है, एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय 73rd राउंड ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सपोर्ट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, जो सामान, जो प्रोडक्ट यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर बाहर जा रहा है, जो सर्विसेज यहाँ से बाहर जा रही है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट में एमएसएमई का कितना कंट्रीब्यूशन है। एज पर द डेटा गिवन बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड एमएसएमई इज अराउंड 49.8%, मतलब 50% ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रही है, अराउंड 50% ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रही है। जीडीपी में अराउंड 30% कंट्रीब्यूट कर रही है। एम्प्लॉयमेंट ये 11.10 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, द एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड नंबर ऑफ पर्सन्स इन माइक्रो, देखो सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज में कितने लोग एम्प्लॉयड है, during the year 2020-21 and 21-22 are 5.95 lakh and 1.19 लाख रेस्पेक्टिवली। इतने जो माइक्रो एंटरप्राइज है, जो छोटे उद्योग है, वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, इतने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करिए। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एमएसएमई का। सबसे पहले इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, अराउंड 11 करोड़।
जीडीपी में इनका इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना शेयर है, अराउंड 30% ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये 30% कंट्रीब्यूट कर रही है। जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन 50% है। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इज अराउंड 50%। इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। जो माइक्रो इंटरप्राइज है, जो छोटे उद्योग है, वो इतने लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर। चलो अब हम लोग करते हैं इश्यूज इन एमएसएमई। सबसे पहला है क्रेडिट रिलेटेड इशू। देखो, द डिमांड फॉर लोन और द डिमांड फॉर क्रेडिट बाय द एमएसएमई सेक्टर इज ह्यूज। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इनको लोन की ज़रूरत है। क्यों इनको लोन की ज़रूरत है भाई? इनको अपना फैक्ट्री खोलना है, अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलना है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, या इनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। फिर डे टू डे एक्सपेंसेस का भी ख्याल रखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पे करना है, लेबर को सैलरी देना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। इन सब चीज़ों के लिए इनको लोन की ज़रूरत है। बट ऐसा नोटिस किया गया है कि जिस हिसाब से इन एंटरप्राइजेस को लोन चाहिए उस हिसाब से इन तक लोन नहीं पहुंच पा रहा है। ये रिसेंटली आर्टिकल आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, April 3, 2023, MSME credit gap a critical issue. So there is a huge gap between demand and supply of credit to the MSME sector. जिस हिसाब से लोन चाहिए उस हिसाब से इन सेक्टर्स तक, इन इंटरप्राइजेस तक लोन नहीं पहुंच पा रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? देखो, सबसे जो मेजर रीज़न है वो ये है कि ये जो छोटे छोटे इंटरप्राइज है, ये अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। ये अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, मतलब कि ये अपने ऑडिट बुक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। अब जब बैंक कोई इंटरप्राइज को लोन दे रही है तो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देख के देगी, उसके ऑडिट बुक को चेक करके देगी। बैंक जानना चाहेगी कि जिस इंटरप्राइज को हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंटरप्राइज का क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, ठीक है, क्या उस इंटरप्राइज का लोन रीपेइंग कैपेसिटी कैसा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। लेकिन होता क्या है, ये जो छोटे छोटे एंटरप्राइज है, ये जो छोटे किराना दुकान है, ये जो ब्यूटी पार्लर है, ये जो छोटे सैलून है, ये जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आते हैं, ये अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ये अपने ऑडिट बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। जिसके वजह से क्या होता है, बैंक इनकी क्रेडिट हिस्ट्री को नहीं जान पाती है। बैंक नहीं जान पाती है कि जिस एंटरप्राइज को हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लोन रीपेइंग कैपेसिटी कैसा है, क्या कल को जाके वो लोन रीपे कर पाएगा, क्या प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर पाएगा, क्या इंटरेस्ट पे कर पाएगा। ये सब चीज़ें बैंक को जाननी है, लेकिन बैंक नहीं जान पाती है। इस वजह से बैंक विल हेजिटेट टू प्रोवाइड लोन टू सच एंटरप्राइजेस। ये एक रीज़न है। दूसरा क्या है, कोलैटरल। देखो, बैंक जब भी लोन प्रोवाइड करती है तो बैंक मांगती है कोलैटरल, मतलब कि आप कोई चीज़ गिरवी रख के लोन प्रोवाइड, सपोज आप अगर कोई लोन ले रहे हो तो बैंक बोलेगी आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जो है, आप अपने, सपोज आप अपने कार को गिरवी रखो और ये लोन ले लो। लेकिन मतलब आप कोई अपने एसेट को प्लेज करो और लोन में पैसा ले जाओ। लेकिन ये जो छोटे छोटे एंटरप्राइज है, अब इनको दिक्कत होती है। ये बेचारे, इनको तो ऑलरेडी जो है फाइनेंशियल इशू है, तो ये कहाँ से कोलैटरल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या इशू है एमएसएमई सेक्टर में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो, इंडिया में बहुत सारे केसेस में अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, अगर आपको कोई प्रोडक्शन यूनिट, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, तो आपको बहुत सारी मिनिस्ट्री से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे केसेस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट द्वारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको लैंड अगर एक्वायर करना है तो उसके लिए लैंड क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नोटिस किया गया है कि ये सब क्लियरेंस मिलने में, ये सब लाइसेंस मिलने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये भी एक इशू है। तीसरा क्या इशू है एमएसएमई सेक्टर में, कंपटीशन। देखो, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जब से इंडिया में फॉरेन कंपनीज आने लगी है, जब से मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी है, तब से यहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनीज है, मतलब जो इंडिया में जो कंपनीज है, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है। क्यों कंपटीशन फेस करती है? देखो, ये जो फॉरेन कंपनीज होती है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, इनका अपना ही एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये जब कंपनीज आ रही हैं इंडिया में, ये जो बाहर की कंपनीज जो इंडिया में अपने ब्रांचेस लेके आ रही है, इंडिया में अपनी सब्सिडरी लेके आ रही है, ठीक है, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है, अपने प्रोडक्शन यूनिट खोल रही है, तो ये अपने साथ सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं लेके आती है, ये अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं लेके आ रही, ठीक है। ये अपने साथ सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं लेके आ रही, ये अपने साथ लेके आ रही है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा दे आर एबल टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइस, एट अफोर्डेबल प्राइस। तो ये डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कि ये बड़े पैमाने में प्रोड्यूस करती है। ये जब बड़े पैमाने में प्रोड्यूस करती है, ये जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है, इसके वजह से क्या होता है ना, इन एंटरप्राइजेस का कॉस्ट पर यूनिट कम होता है।
ठीक है। तो आगे जब वो मार्केट में बेच रही है तो वो अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस में बेचेगी, मतलब कम प्राइस में बेचेगी। तो ये डोमेस्टिक कंपनीज, ये जो छोटे छोटे, ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, ये तो उतने बड़े पैमाने में प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सो दे आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इनके पास वैसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज के पास है। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के पास उस हिसाब से स्किल्ड लेबर नहीं होता है जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज के पास है। जो स्किल्ड लेबर ये मल्टीनेशनल कंपनीज के पास है, जो जिस हिसाब से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उस हिसाब से ये एमएसएमई नहीं प्रोवाइड कर पाती। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करती है। उसके बाद लैक ऑफ फंड, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट जो लोन मिलने में इनको दिक्कत होती है, तो लैक ऑफ फंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू रिगार्डिंग एमएसएमई सेक्टर। रुपी डेप्रिसिएशन, देखो अब क्या होता है ना, जब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो उससे अब एमएसएमई सेक्टर कैसे इंपैक्ट होगी। सपोज कोई इंटरप्राइज है, कोई माइक्रो इंटरप्राइज है, XYZ कोई माइक्रो इंटरप्राइज है, ये क्या करती है, ये अपने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है। ठीक है, ये अपने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है, फिर यहाँ पे इंडिया में गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में बेचती है। लेकिन क्या हुआ, रुपी डेप्रिशिएट हो गया। रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से क्या होगा, इम्पोर्ट कॉस्ट अब बढ़ जाएगा। इम्पोर्ट कॉस्ट अब बढ़ गया, मतलब कि पहले ये सपोज पहले $1 के लिए अगर 65 रुपीज़ पे कर रहा था ये एंटरप्राइज, आज $1 के लिए रुपीज़ सपोज तो पहले अगर $1 इक्वल्स टू ₹65 था, आज अगर रुपी डेप्रिशिएट हुआ और $1 इक्वल्स टू ₹70 अगर हो गया, मतलब कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जा रहा है। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जा रहा है क्यों, क्योंकि दिस एंटरप्राइज इज सपोज टू पे मोर इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी, दैट इज ₹70 इन ऑर्डर टू गेट द सेम $1। तो इंपोर्ट कॉस्ट तो बढ़ जा रहा है। जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा ये XYZ माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, तो ये क्या करेगी, अल्टीमेटली ये अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उसको बढ़ाएगी। जिस प्राइस में ये मार्केट में बेच रही है प्रोडक्ट को, वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, उसके कारण बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू है। फिर हायरिंग, देखो ये जो एमएसएमई सेक्टर है, ये जो है स्किल्ड मैन पावर को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि देखो इंडिया में जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस हो गए, इन्फोसिस हो गए, HCL हो गए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो गए, फॉरेन कंपनीज भी हो गए। अब ये कंपनीज में क्या होता है ना, ये कंपनीज को पता है कि हम जो है अच्छा खासा मैन पावर को, अच्छे खासे लेबर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कंपनीज ऑफर करती है कंपेटिटिव सैलरी, ये कंपनीज ऑफर करती है आपको जॉब सिक्योरिटी, ये कंपनीज आपको ऑफर करती है करियर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर करती है, जो कि ये छोटे एंटरप्राइज ऑफर नहीं कर पाते। तो ये भी एक दिक्कत है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और क्या दिक्कत है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, एज पर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 ओनली 45.9% ऑफ ग्रेजुएट्स आर फाउंड एम्प्लॉयबल, अ डिक्लाइन फ्रॉम 46.21% इन 2020। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हो। एनपीए, फिर ये जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इन द एमएसएमई सेक्टर, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द एनपीए इन द एमएसएमई enterprise sector have jumped 12.59% in the fourth quarter of the financial year 21 to 22 to ₹2.95 लाख करोड़। तो इतना ज़्यादा एनपीए जो है एमएसएमई सेक्टर में बढ़ गया। तो ये भी एक इशू है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया व्हाट आर द इश्यूज इन द एमएसएमई सेक्टर। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट हैज बीन टेकन इन द एमएसएमई सेक्टर। क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुद्रा से। देखो, तो मुद्रा का क्या फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। ये जो है मुद्रा रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। दैट मीन्स इट विल नॉट प्रोवाइड लोन डायरेक्टली टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इट विल प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, NBFC एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि ये डायरेक्टली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, इट विल प्रोवाइड फाइनेंस टू NBFC, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच विल further provide loan to micro, small and medium enterprise. Mudra does not lend directly to micro entrepreneurs or individuals. It was launched by the government in 2015 for providing loans up to ₹10 lakh to non-corporate, non-farm, small और micro enterprises. तो ये जो मुद्रा स्कीम है, इसमें 3 प्रोडक्ट्स ऑफर होते हैं। एक है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में मतलब कि आपको कहाँ कितना तक लोन मिलेगा, आपको यहाँ पे 50,000 तक का लोन आपको शिशु में मिलेगा। किशोर लोन कवरिंग लोन्स अबव 50,000 बट अप टू ₹5 लाख। तरुण लोन में कवरिंग लोन्स अबव ₹5 लाख एंड अप टू 10 लाख रुपीज लोन आपको तरुण लोन में मिलेगा। लोन्स अंडर दिस स्कीम आर
कोलैटरल फ्री लोन्स, तो कोलैटरल फ्री लोन्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुद्रा स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या रिफॉर्म्स है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, यहाँ पे भी आपको कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम encourages first generation entrepreneur to offer self employment opportunity by providing them credit guarantee support for loans not exceeding rupees 2 crore will be provided without any collateral। और क्या? Entrepreneurship and Skill Development Program Scheme. The scheme aims to promote the establishment of new MSME and enhance the existing MSME capacity, encouraging an entrepreneurship culture among the citizens of the country. नेक्स्ट 59-minute लोन पोर्टल, इसमें क्या होगा? आपको जो MSME जो एंटरप्राइज है उनको विद इन 59 मिनट्स जो है लोन अप्रूवल मिल जाएगा, लोन नहीं मिल रहा है, अप्रूवल मिलेगा लोन का। ठीक है, लोन अप टू 1 crore कैन बी ग्रांटेड थ्रू इन प्रिंसिपल अप्रूवल थ्रू दिस पोर्टल इन जस्ट 59 मिनट्स। PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसमें क्या होता है ना, as per RBI guidelines, out of the total loan that is being issued by the bank, certain percentage of loan has to be given to priority sectors in a particular year। मतलब कि जितना बैंक जो है लोन इशू कर रही है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो RBI बता देगी कितना परसेंटेज, उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको कुछ प्राथमिकता सेक्टर्स को देना है, जो इकोनॉमी के लिए ऐसे सेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन में आपको देना है, हाउसिंग में देना है, एग्रीकल्चर में देना है, MSME में देना है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी एक रिफॉर्म है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें आपको लोन का जो है कुछ परसेंटेज जो है MSME सेक्टर को देना ही देना है। फिर उसके बाद ट्रेड्स, देखो ट्रेड्स में क्या होता है ना, सपोज कोई माइक्रो एंटरप्राइज है, ठीक है, XYZ कोई माइक्रो एंटरप्राइज है, ये क्या की, ये अपना कोई प्रोडक्ट बेची सपोज Y को, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट बेची Y को सपोज 100 रुपये में बेची। अब ये Y बोल रहा है कि मैं आपको आज पेमेंट नहीं करूँगा, मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा। ठीक है, अब ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है ये तो प्रोडक्ट बेच दी Y को, लेकिन ये Y बोल रहा है मैं आज आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा। तो ये Y क्या करेगा, ये एक रिसिप्ट जो है इशू करेगा और ये एंटरप्राइज को देगा। ठीक है, ये एक रिसिप्ट इशू किया और ये एंटरप्राइज को XYZ एंटरप्राइज को दिया, मतलब कि 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। हो सकता है ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है, ये जो XYZ एंटरप्राइज है, इसको आज ही पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये Y तो बोल दिया है कि मैं आज आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा। तो ये माइक्रो एंटरप्राइज जिसको आज ही पैसे की ज़रूरत है, ये क्या करेगा, ये रिसिप्ट को लेके ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में अपलोड कर देगा। ठीक है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में अपलोड कर देगा। ये जैसे ही अपलोड किया ना रिसिप्ट को, तो क्या होगा, बहुत सारे फाइनेंसर्स रहते हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में, तो वो ये रिसिप्ट को ये XYZ से खरीद लेंगे एट अ डिस्काउंटिंग रेट। सपोज ये रिसिप्ट जो है 100 रुपये का है, तो उसको हो सकता है 10% डिस्काउंटिंग रेट में खरीद लेंगे, मतलब 90 में, मतलब ये जो 90 रुपये है ये XYZ एंटरप्राइज को दे देंगे, ये रिसिप्ट उससे खरीद लेंगे। ठीक है, और XYZ को 90 रुपये जो है दे देंगे, मतलब जो डिस्काउंटिंग रेट है, सपोज 10% डिस्काउंटिंग रेट है तो 90 रुपये दे देंगे। फिर 3 महीने बाद ये 100 रुपये रिसीव करेंगे Y से। ये होता है ट्रेड्स, मतलब कि अगर ये इंटरप्राइज को आज पैसा चाहिए, नहीं मिल रहा है, 3 महीने बाद मिलेगा, तो दिस इंटरप्राइज हैज़ द चांस टू अपलोड दिस रिसिप्ट ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें अपलोड कर देगा। फिर जो भी फाइनेंसर है जिसको लगेगा कि ठीक है हम जो है पैसा दे सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो ये जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उसको काट के पैसा दे देगा। फिर 3 महीने बाद 100 रुपये Y से रिसीव कर लेगा। ठीक है, 100 रुपये Y से रिसीव कर लेगा। ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग द डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर अपलोडिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, ट्रेडिंग एंड सेटलिंग इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ MSME। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने देख लिया व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द MSME सेक्टर, और हम लोगों ने देख लिया क्या क्या इश्यूज़ है, MSME क्या होता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग ने कवर कर ली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।